नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप नोट्स खरीदना चाहेंगे और ये वाली पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी आप इसको परचेज़ ईज़िली कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर दिया है, वहाँ पर आप ईज़िली इसको ले सकते हैं। उत्तराखंड के नोट्स हों, हिंदी के नोट्स हों, जीके, जीएस, जो जिस चीज़ में आपका सब्जेक्ट है, में नोट्स लीजिए। क्लास ऑनलाइन चल रही है, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सब क्लास चल रही है। आप मेंबरशिप लीजिए और क्लास का मज़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों? क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। देखिए, उत्तराखंड के हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और जो भारत रत्न है, जो उस पर चिन्ह है, वो पीपल के पत्ते जैसा होता है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। तो उत्तराखंड की एकमात्र विभूति जिसको मिला वह है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? 1 अगस्त 1949 में हुआ। और टिहरी को भारतीय राजधानी किसने बनाई? राजा सुदर्शन शाह ने बनाई। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी काली है। ठीक है। भागीरथी नदी भी बाद में क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग से पहले इसको बोलते हैं भागीरथी और देवप्रयाग के बाद बोलते हैं गंगा नदी। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की काली, भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गंगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों पीली नदी, जो चीन में बहती है। इसका उपनाम है पीली नदी के नाम से भी आ जाता है। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में दोस्तों घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रम्माण क्या है? एक लोक नाट्य है जिसे 2009 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसमें कितनी ताल होती हैं? जब इसमें ताल होती है ना दोस्तों, रम्माण में, ये पेपर में पूछा गया, 18 ताल होती हैं। कितनी ताल होती हैं? 18 ताल होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रम्माण मेला कभी 11 दिन लगता है तो कभी 13 दिन लगता है। और जो इसमें पत्थर मुखौटे लगाते हैं, उन मुखौटों को कभी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में भो पत्थर या खलियारी पत्थर। या समझ में आ रहा है? भो पत्थर या खलियारी पत्थर क्या अगर पेपर में पूछ लें तो रम्माण में प्रयुक्त होने वाले मुखौटे हैं। ध्यान रखिएगा। मुखौटे के दो रूप होते हैं। एक होता है देवी देवताओं का मुखौटा, जो भी मुंह पे लगाते हैं उसको बोलते हैं पत्थर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, नॉलेज होनी चाहिए ना। पत्थर ऐसे नहीं हवा में पढ़ लिया बस टिक लगा दिया। हम जब पढ़ाते हैं तो डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। पत्थर बोलते हैं देवी देवताओं के मुखौटे। और खलियारी जो होता है दोस्तों, मनोरंजन का मुखौटा होता है। इसमें कुछ जैसे नृत्य होते हैं, मैं एक दो नृत्य के नाम भी बता देता हूँ आपको। जैसे बनिया नृत्य होता है इसमें मुख्य विशेष। बनिया नृत्य जो होता है वो नृत्य व्यापारियों पर हुए अत्याचारों से संबंधित होता है। ठीक है। एक और नृत्य होता है जिसको बोलते हैं मालमल नृत्य। ये नृत्य जो होता है गोरखा और स्थानीय लोगों के बीच जो युद्ध है उससे संबंधित होता है। तो एक होता है कुरु जोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरु जोगी क्या है? ये भी एक प्रकार का नृत्य है, कुरु जोगी। कुरु जोगी में क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का हास्य नृत्य है। इसमें पात्र अपने शरीर पर कुरु घास लगाकर लोगों के बीच क्या होता है? चलता है। तो ऐसे नहीं है दोस्तों, अगर मन से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रम्माण उत्सव को डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी ने लिपिबद्ध किया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी ने 2 अक्टूबर, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने पेनखंडा में रम्माण को विश्व धरोहर में क्या किया? शामिल किया। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी तरीके के दोस्तों रम्माण जो उत्सव है जो लगता है रात्रि में, ये मतलब रात्रि में भी होता है। ठीक है। और इससे अलग कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद ही पूछा जाए। और ये भी, हाँ, रम्माण उत्सव लगता कहाँ है? चमोली जिले के सलूड़ गांव में लगता है। कौन सी जिले में लगता है? चमोली जिले के सलूड़ गांव में लगता है। और प्रतिवर्ष लगता है ये अप्रैल माह में। ठीक है, अप्रैल माह में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणिका नाटक के लेखक कौन है? मोलाराम। मैंने उस दिन भी मोलाराम के क्वेश्चन बताए थे। सन 1743 से 1833 तक काल है किसका? मोलाराम तोमर का। मोलाराम तोमर एक चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन लेकर आया था मोलाराम तोमर कोई देहरादून? तो ये लेकर आए थे आपके, इनके वंशज जो थे ये आए थे लेकर, कौन? सुलेमान सिंह को। अवतार सिंह पवार प्रसिद्ध एक हैं, कौन है ये? मूर्तिकार हैं, ध्यान रखिए। अवतार सिंह पवार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे?
तो बहुत इंपॉर्टेंट है नागेंद्र शकलानी जी का क्वेश्चन। कमेंट करके बताएं नागेंद्र शकलानी जी क्यों शहीद हुए थे। ठीक है, 11 जनवरी 1948 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। देखिए, जीवित प्राणी का दर्जा मिला था, हाई कोर्ट ने दिया था, तो गंगा नदी जी को दिया था। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किया गया घोषित सन 2008 में, याद रहेगा, नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा, तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था किस वंश का, कुनिंद राजवंश का सिक्का ये प्राप्त हुआ। तांबे के 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि सबसे शुद्ध धातु कौन सी है। तो सबसे शुद्ध धातु मानी जाती है तांबा। ऐसी धातु का नाम बताइए जिसमें पानी रखने पर वो शुद्ध हो जाता है, मतलब प्योरिटी आ जाती है, ऐसा कहा जाता है, होता भी है, तो वह है तांबा। इसलिए दोस्तों हम पूजा पाठ में किस धातु का यूज़ करते हैं, तांबे धातु का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, और तांबे की कमी से बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाती है, विल्सन नाम की बीमारी भी हो जाती है। विल्सन, तांबे की कमी से विल्सन नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से, तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है दोस्तों, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कालसी शिलाभिलेख है। ठीक है, और इसमें जो लिखा है वो पाली भाषा से लिखा है, पाली भाषा में लिखा है, जो भी लिखा है, जो संस्कृत के समान भाषा है, संस्कृत के जैसी भाषा है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका, चमोली जनपद का क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। कई बार चमोली ऑप्शन में नहीं होता तो उसका आंसर लग जाता है उत्तरकाशी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोरान पेस्केलिविच। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी की कॉपी है। ठीक है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है। सबसे ज़्यादा विकास खंड और ब्लॉक हैं आपके पौड़ी गढ़वाल में, और 95 ब्लॉक हैं आपके सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है। तो देखिएगा, उन्मुख चंद हैं, जसपाल राणा जी हैं, ऋषभ पंत हैं, और ललित उपाध्याय जी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। कौन सा वन्य जीव विहार है, गोविंद वन्य जीव विहार। कमेंट करके बताएं दोस्तों, गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पर है, फटाफट, नहीं पता चल रहा गोविंद वन्य जीव विहार कमेंट करके बताएं। कुछ क्वेश्चन आप भी बताइए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फटाफट बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों, हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। हैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही नाम है, 1936 में हुई। ठीक है, बाद में उसको जिम कॉर्बेट पार्क बोलने जाने लगा। निम्नलिखित में किस साल में मानव कंकाल पाए जाते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, मानव के कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, रूपकुंड चमोली को। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लिखवाता चलता हूँ, मेरे माइंड में ऐसे ही आ गए। अगर आप जैसे पूछ ले, उत्तराखंड पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड पहाड़ दिवस तो 11 दिसंबर को उत्तराखंड पहाड़ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो गढ़वाली भाषा दिवस तो मनाया जाता है 2 सितंबर को, और कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में वन राज्य जनजाति किस जनपद में निवास करती है। देखिए उत्तराखंड में वन जाति, अभी हाल ही में लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन आ रखा था, सबसे कम जनजाति कौन सी है पूरे उत्तराखंड में, वन जनजाति है, और सबसे कहाँ रहती है, पिथौरागढ़ जिले में रहती है, सोर घाटी में। कौन सी घाटी में, सोर घाटी के आसपास ये जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। रम्माण किस वर्ष दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रम्माण के बताए, लिख लीजिएगा एक पेपर पे। सन 2016 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यकीन कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है आपका, ये उत्तरकाशी में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा पुरुषार्थ के संपादक थे, ये समाचार पत्र है पुरुषार्थ, और इसके संपादक किसने किया था, गिरजादत्त नेथानी ने इसका संपादक किया था। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उत्तराखंड की अगर पूछ ले उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो देहरादून है अस्थायी राजधानी। राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, और दूसरी कौन सी है, संस्कृत है। ये भी ध्यान रखना, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैं बोलता चल रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाती है। जनवरी 2010 से उत्तराखंड की दूसरी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। कार्तिक स्वामी का एक ही मंदिर है, और वो है आपके रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा ई सरमेन ओकले। ई सरमेन ओकले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था? कल भी मैंने उस दिन भी रिपीट किया था, कुमाऊं का जो अंतिम शासक हुआ वो महेंद्र चंद हुआ। आपने पढ़ा था ना, जो एक लास्ट युद्ध हुआ था खुड़बड़ा वाला, तो उसमें इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी गोरखा के बीच। और गोरखाओं ने किस पर आक्रमण किया था? अल्मोड़ा में आक्रमण किया था, अल्मोड़ा को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। रिपीट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। महेंद्र चंद का काल बताइए। सन 1788 से सन 1790। ठीक है, ये महेंद्र चंद के 2-3 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चंद वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, रण बहादुर थापा ने आक्रमण किया था उत्तराखंड पे, तब महेंद्र चंद का ही शासनकाल था। और तब ये मारे गए थे, कौन? महेंद्र चंद। और इन्होंने अल्मोड़ा पे सबसे पहले क्या करा था? कब्जा कर लिया था। इस युद्ध को बोलते हैं हवाल बाग का युद्ध, जिससे साधारण सा युद्ध था, कोई बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन महेंद्र चंद की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और चंद राजवंश हमेशा के लिए क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, अंतिम राजा थे कुमाऊं के। और पहले कौन थे कुमाऊं के? तो आप कहेंगे सोमचंद थे, याद रखिएगा। सोमचंद पहले राजा और अंतिम थे महेंद्र चंद। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदित्य नाम से जाना जाता है। आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। तो अजयपाल। अजयपाल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि 52 गढ़ों को जीतने वाला राजा था, वो कौन था? अजयपाल था, क्योंकि उत्तराखंड छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था। और अजयपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों 1490 से 1519 है, याद करते चलें। किसका? अजयपाल का। अजयपाल को गढ़पाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजयपाल को गढ़पाल। ठीक है, क्यों? या ऐसे भी बोल सकते हैं गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। इसके अनेक नाम हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ों को क्या कहा था? एकीकरण किया था। अजयपाल के कुछ इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। एक है पाथा। पाथा क्या है? एक प्रकार का पाथा एक प्रकार का बर्तन भी है, ध्यान रखना। लेकिन अलग अलग, जैसे थूलिया पाथा नामक प्रथा अजयपाल ने शुरू करी। ठीक है, थूलिया पाथा को धर्म पाथा भी बोलते हैं। अजयपाल ने ही दोस्तों यथेष्ट भूमि जो वीर सैनिकों को दी जाती थी, जो शहीद हो जाते थे उन सैनिकों को यथेष्ट भूमि दी जाती थी, तो राजा अजयपाल ने ही वो शुरू की थी। और अजयपाल का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजयपाल का राजभवन कब टूटा था? देखिए क्वेश्चन में आ रखा है, मेरे याद आ गया। 1894 में राजा अजयपाल का क्या हो गया था? घर टूट गया था। एक बार बड़ा भूकंप आया था तो उसमें टूट गया था। किस शासक ने अजयपाल के डर से मंदाकिनी नदी में आत्महत्या कर ली थी? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डर गए थे और उससे पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वो थे नरवीर थे। ठीक है, गढ़पति थे दुर्गम देश के। तो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे तो आप दोस्तों एग्ज़ाम जरूर क्रैक कर पाएंगे, और यदि ऊपर ऊपर से पढ़ते रहेंगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो 1919। देहरादून का नाम पहले था देहरादून। ठीक है, गुरु राम राय जी ने यहाँ पर डेरा डाला, तो उसी के नाम से यहाँ पर देहरादून का नाम देहरादून पड़ गया। और सबसे ज़्यादा अगर 80 से अधिक स्कूल हैं यहाँ पर तो गुरु राम राय के नाम से ही है। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो भिलंगना नदी का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? खड़ी बोली, देखिए खड़ी बोली हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। खड़ी बोली आज जो हिंदी का रूप आप देख रहे हैं वो खड़ी बोली ही है। तो खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? लोक रतन पंत गुमानी जी हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। शिव प्रसाद डबराल यानी कि चारण जाने जाते हैं, कौन है वो? शिव प्रसाद डबराल इतिहासकार है, बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। इतिहासकार कौन है? शिव प्रसाद डबराल। इन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अभी तो मैंने पहली ऊंची चोटी बताई थी आपको, नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 7,817 मीटर थी। अगर ऑप्शन में नहीं है नंदा देवी तो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की कामेट पर्वत ऊंची चोटी। रिपीट कर रहा हूँ। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन, अगर पेपर में आ जाए। K2 गार्डविन सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सबसे लंबा हिमनद जो है गंगोत्री हिमनद है, ध्यान रखिएगा। पिंडारी कहाँ है? बागेश्वर में है। संतोपत कहाँ है? टिहरी में है। मिलम कहाँ है? आपके ये पिथौरागढ़ में है, ये शायद पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखिएगा, मेरा दिमाग से निकल गया, एक बार देख लीजिएगा। मिलम पिथौरागढ़ में है। और कल दोस्तों ये नेक्स्ट क्लास चलेगी, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा ढाकर क्या है, सिरतान क्या है। कल मिलते हैं।
और आज ये वाली क्लास तो खैर आज शाम को 7 बजे से ही आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएगी, ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास भी, नोट्स लेना चाहेंगे वो भी मिल जाएंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।